नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, जो कि वर्तमान में हृदय रोग संस्थान में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हार्ट अटैक के संबंध में अपने विचार साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हार्ट अटैक की समस्या आजकल हमारे समाज में बहुत तेज़ी से इसके केसेस में काफ़ी वृद्धि हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत कम उम्र में लोग हार्ट अटैक की वजह से असमय अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको कि हम चिकित्सीय भाषा में यंग एमआई या यंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से 40 वर्ष से कम अवस्था में हो जाती है, तो एक बहुत ही दुखी करने वाली बात होती है। क्योंकि एक 40 वर्ष का नौजवान व्यक्ति से जिससे की अपेक्षा होती है कि वो अपने कार्य कौशल या कुशलता की वजह से देश की, समाज की और परिवार की प्रगति में सहायक होगा, अगर वो हार्ट अटैक जैसी बीमारी की वजह से कम उम्र में असमय काल कलवित हो जाता है, तो इससे ना सिर्फ उस परिवार की क्षति होती है, उस समाज की क्षति होती है, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र की क्षति होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए आज मैं हार्ट अटैक के विषय पे अपने 20 वर्ष के कार्डियोलॉजी के अनुभव के आधार पर और विभिन्न चिकित्सीय शोधों और रिसर्च और पेपर्स के आधार पर कुछ तथ्य साझा करना चाहूँगा आपके साथ, जिसमें कि मुख्य रूप से मैं इन बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करूँगा कि हार्ट अटैक होता क्या है, किसको हार्ट अटैक कहते हैं, और कौन लोग हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, किन में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और इसके कैसे हम हार्ट अटैक पहचानेंगे किसी मरीज को, लक्षण क्या क्या इसके होते हैं, और फौरी तौर पर इसका उपचार क्या है, और किस तरीके से हार्ट अटैक से हम बचाव कर सकते हैं अपना, या हम बच सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि प्रतिदिन आपको या हर एक या 2 दिन में हमें समाचार मिलता है कि आज इस मोहल्ले में या इस परिवार में या इस रिश्तेदार में या ये साथी हमारा हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र में खत्म हो गया, या ये प्रसिद्ध हस्ती आज हार्ट अटैक की वजह से खत्म हो गई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा को या मेरे विचारों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में और अपनी दिनचर्या में और अपनी लाइफ स्टाइल में उसके अनुसार बदलाव लाएंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की तरक्की में या विकास में आप अपना योगदान कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई होती है, आर्टरीज करती हैं, धमनियां करती हैं, जिसमें कि 3 मुख्य होती हैं। 2 आर्टरीज हार्ट के बाईं तरफ के हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और एक धमनी हार्ट के दाईं तरफ के हिस्से को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। और अगर किसी कारण की वजह से या किसी वजह से हार्ट की आर्टरीज की ब्लड सप्लाई मांसपेशियों को हो रही है उसमें 100% रुकावट हो जाती है, पूरी तरीके से रुकावट हो जाती है, और वो हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाती हैं, तो हार्ट की मांसपेशियां डेड हो जाती हैं, नेक्रोज्ड हो जाती हैं, जिससे कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी मुख्यतः हार्ट की मांसपेशियों की ताकत पर ही निर्भर करती है। और अगर किसी को हार्ट अटैक काफ़ी तीव्र है तो इसमें हार्ट की मांसपेशियों का काफ़ी एरिया है, काफ़ी क्षेत्र अफेक्टेड होता है, और ऐसी अवस्था में हार्ट अचानक कार्य करना बंद भी कर सकता है, रुक सकता है, जिसको कि कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और जब 8 मिनट तक ब्रेन के लिए ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि हार्ट ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो ब्रेन डेड हो जाता है और पेशेंट की असमय अचानक मृत्यु भी हो सकती है। और अगर हार्ट की मांसपेशियों का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है तो पेशेंट को सांस फूलने या सीने में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि हार्ट अटैक की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि हार्ट की मांसपेशियों का कितना एरिया या कितना क्षेत्र ब्लड सप्लाई बाधित होने की वजह से अफेक्टेड हुआ है या प्रभावित हुआ है। और अगर ये हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में हो रहा है तो इसे हम यंग एमआई या हार्ट अटैक कम उम्र में है उसके लिए इस नाम को दिया जाता है कि ये यंग एमआई की कैटेगरी में आता है। अगर किसी को हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक 50 या 60 वर्ष की अवस्था के बाद होता है एक सामान्य व्यक्ति को, अगर उसमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं।
या कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कि हार्ट अटैक से प्रभावित होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं अगर उनमें वो रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो। तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको कि हम अपनी दिनचर्या या लाइफ स्टाइल के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको कि हम अपनी दिनचर्या से बदल नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि ये बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, क्योंकि हम फैमिली हिस्ट्री को बदल नहीं सकते। जिस तरीके से हमें अपनी संपत्ति अपने माता पिता या बाबा या परबाबा की तरफ से जो है उपहार में मिलती है, ठीक उसी प्रकार ये रिस्क फैक्टर्स भी हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के माध्यम से मिलते हैं, हमें हमारे जीन्स की वजह से हमें मिलते हैं। तो अगर किसी घर में हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, ख़ास तौर से 55 साल से कम उम्र की अवस्था में अगर किसी मेल सदस्य के लिए किसी परिवार में हार्ट अटैक हुआ है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव में भाई आता है, बहन आता है, माँ बाप आपके आते हैं, जो है नाना नानी है या मामा हो गए आपके, या मौसियाँ आपकी हो गई। तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी पुरुष में 55 वर्ष से कम अब की अवस्था में हार्ट अटैक हुआ है, या महिला में जो ये हार्ट अटैक 45 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में हुआ है, तो ये फैमिली हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की प्रेजेंट है, तो ऐसे व्यक्ति हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, या उनके हार्ट अटैक से प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी लाइफ स्टाइल में उचित परिवर्तन करें, जिससे कि वो जीन्स अपना इफेक्ट ना दिखा पाएँ। क्योंकि अगर इन लोगों की लाइफ स्टाइल अनियमित होती है, अनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल ये लोग जीते हैं, तो जो फैमिली हिस्ट्री वाले जीन्स हैं वो अपना असर जल्दी दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं, और मरीज को हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम बदल सकते हैं या रोक सकते हैं, उनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, जो कि कंट्रोल नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नीचे वाला है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका उससे ज़्यादा है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। कोशिश करिए कि आप अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच में मेंटेन करें, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच में आप अपना मेंटेन करें। अगर ब्लड प्रेशर आपका इस रेंज में नहीं है तो अपने चिकित्सक से मिलकर उचित दवाएं लें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज एक सामान्य व्यक्ति जिसका कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसकी तुलना में हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं या ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी है। जिन लोगों में शुगर की बीमारी होती है वो हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक के लिए जो है संभावना ज़्यादा होती है, जिसमें कि पेशेंट को, मरीज को दर्द नहीं होता है, सांस फूल सकती है, पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकता है, जो कि हार्ट अटैक की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है, फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर आपका जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आपको अपने चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता है और अपने शुगर को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक से संबंधित जो रिस्क फैक्टर्स है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग या निकोटीन इनटेक की हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं या निकोटीन इनटेक की हिस्ट्री जिनमें पॉजिटिव होती है, ऐसे व्यक्तियों के हार्ट अटैक से ग्रसित होने की संभावना 3 से 4 गुना तक ज़्यादा होती है। और मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि खासतौर से जो यंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में होता है, ऐसे व्यक्तियों में चेन स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। जब हम उनसे पूछते हैं तो ज़्यादातर में ये चीज़ निकलती है कि ये लोग जो है बीड़ी, सिगरेट का सेवन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर रहे होते हैं।
तो चेन स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में सीधे तौर पर कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा मोटापा, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं जिसमें कि मुख्यतः जो पेट की चर्बी है, कि अगर आपके पेट की चर्बी जो है वो ज़्यादा है, अगर मेल्स की हम बात करें तो उनके अगर कमर की गोलाई 102 सेंटीमीटर या फीमेल्स में, औरतों में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप सेंट्रीपीटल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक पड़ने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति से की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने मोटापे को कम करें अपने खान पान और एक्सरसाइज के माध्यम से, जिससे कि हार्ट अटैक की रिस्क को काफ़ी हद तक जो है वो टाला जा सके। स्ट्रेस, आज के आधुनिक समय में जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो हार्ट अटैक का बहुत एक प्रीडोमिनेंट या मुख्य लक्षण जो है, दो मुख्य रिस्क फैक्टर्स जो है वो देखा गया है। और ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल उनकी रहती है, चाहे वो किसी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, वो उनके कार्य की प्रबंधन की वजह से हो सकती है, या कुछ लोगों की आदत होती है कि जब तक वो तनाव ना लें तब तक वो अपने कार्य में कुशलता नहीं ला पाते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये सीधे तौर पे आपके जो है हृदय को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और आपके खाने की जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखा गया है कि जो लोग डिप्रेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके खाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड होता है, और ये व्यक्ति मोटापे से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो तनाव को छोड़ना ही बेहतर होगा, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाह रहे हैं। अच्छा, आज के आधुनिक समय में जो अनडिसिप्लिन्ड डाइटरी पैटर्न है, जिसको मैं कहूँगा कि जो हमारा खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। हमें चाहिए कि हम अपने खान पान में जो सात्विक हमारा खान पान बताया गया है कि हरी सब्जियां हैं, फल और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, रिफाइंड फ्लोर या मैदा युक्त आटे से हमें परहेज करना चाहिए। और जो फाइबर युक्त आटा होता है या वो मोटा अनाज है, उसका सेवन जो, जैसा कि हमारे आप अपने अगर घर में बात करें पुराने लोगों से, तो वो बताएंगे कि मोटा अनाज पहले ज़्यादा खाया जाता था और ज़्यादातर जो है दरदरा आटा जो खाया जाता था। तो वही दरदरा आटा जिसमें कि फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है, मोटा अनाज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हार्ट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को वो घटाता है मोटा अनाज और फाइबर युक्त अनाज। तो रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल कम से कम करें और होल ग्रेन जो फ्लोर है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। हरी सब्जियां आप खूब खाएं, जो सीजनल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां, उनका सेवन आप खूब करें। फल और फ्रूट डेली प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई फल जो है वो ज़रूर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जो है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है। जीरो कैलोरी बेवरेजेस हैं या स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो इन सब का सेवन, या एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, इनका सेवन करने से जो है हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। और हार्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये नुकसानदेह ही होते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर मोटापे से संबंधित होते हैं, सीधे तौर पर आपका मोटापा बढ़ाते हैं। तो एक अच्छा खान पान या हेल्दी डाइटरी पैटर्न जो है हार्ट अटैक की रिस्क को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल इनएक्टिविटी या शारीरिक रूप से शिथिलता भी हार्ट अटैक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अगर हम बात करें कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस की, तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय जो है एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम में व्यतीत करना चाहिए, और एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन तक, एटलीस्ट जो है सप्ताह में 7 दिन में 5 दिन व्यक्ति को जो है ये 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। तो 150 मिनट का जो है व्यायाम एक सप्ताह में व्यक्ति को करना चाहिए। और इसमें जो अच्छे व्यायाम है हार्ट के लिए, वो स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, या तेज़ कदमों से टहलना हो गया, तो ये व्यायाम जो है आप कर सकते हैं। मेडिटेशन और योगा का भी
बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेडिटेशन और योगा करने से देखा गया है कि आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं, स्ट्रेस जो है कम होता है। जब तनाव कम होता है तो आपके हार्ट पर जो तनाव का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, नकारात्मक असर पड़ रहा होता है, वो कम होता है। तो शारीरिक रूप से सक्रियता, फिजिकल एक्टिविटी, डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा के द्वारा तनाव को कम करना, ये हार्ट अटैक से बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आजकल के समय में, आधुनिक समय में 6 से 7 घंटे की गहरी और अच्छी क्वालिटी की नींद बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति 6 से 7 घंटे से कम सोते हैं या एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो उनका सिंपैथेटिक सिस्टम वो ज़्यादा स्टिमुलेट रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, जो कि हार्ट के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं, नेगेटिव असर डालते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के हार्ट अटैक से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ज़्यादा मीठे का उपयोग करते हैं या ज़्यादा कैलोरिक युक्त फूड का जो इस्तेमाल करते हैं, या अपनी डाइट में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी डाइट लेते हैं, इनटेक सॉल्ट का 5 ग्राम से उनका ज़्यादा रहता है प्रतिदिन का, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है हार्ट अटैक से ग्रसित होने की संभावना उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर वो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव युक्त माहौल में रह रहा है, तनाव युक्त वातावरण में, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कार्य कर रहा है, अनहेल्दी या अनडिसिप्लिन्ड जो है उसका डाइटरी पैटर्न है, उल्टा सीधा खा पी रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या निकोटीन का सेवन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैलोरिक युक्त फूड का इस्तेमाल कर रहा है, या बहुत ज़्यादा नमक अपने खान पान में इस्तेमाल कर रहा है, या बहुत कम समय की जो है वो नींद ले रहा है, ज़्यादातर समय वो जाग कर व्यतीत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इन्हीं व्यक्तियों को हार्ट अटैक होता है, और कभी ना कभी लाइफ में जाके इन व्यक्तियों को हार्ट अटैक से सफ़र होने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, जिसका कि लाइफ स्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। इन फैक्टर्स के अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि अगर आपके शरीर का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि मेनली ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में तभी बढ़ता है जब ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि आपका डाइटरी पैटर्न बहुत अनहेल्दी है, आप काफ़ी ज़्यादा तला भुना या घी तेल चिकनाई युक्त भोजन कर रहे हैं, और शारीरिक रूप से बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों में ही जो है मोटापा और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आपके शरीर का बढ़ा हुआ है, तो भी आप हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने लाइफ स्टाइल में कुछ समय बैठकर मनन करे कि इन रिस्क फैक्टर्स में कोई रिस्क फैक्टर्स उसकी लाइफ स्टाइल में प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उसको सुधारने के लिए या ठीक करने के लिए वो अपनी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या चेंजेस ला सकता है, और अगर ला सकता है, स्वयं ला सकता है, तो उसको चाहिए कि वो स्वयं उन परिवर्तनों को अपनी लाइफ स्टाइल में लाए। अगर स्वयं उन परिवर्तनों को लाने में अक्षम है, वो असमर्थ महसूस कर रहा है खुद के लिए, तो ज़रूरत है कि किसी प्रोफेशनल पर्सन की वो हेल्प ले, जैसे कि डाइटिशियन की हेल्प ले सकता है, अपने फिजिशियन की हेल्प ले सकता है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकता है, अपने फिजिकल ट्रेनर की हेल्प ले सकता है। तो इन व्यक्तियों की सहायता की मदद से वो अपनी लाइफ स्टाइल में उचित परिवर्तन कर सकता है। तो हार्ट अटैक और उसके रिस्क फैक्टर्स की चर्चा करने के बाद मैं अब बात करना चाहूँगा हार्ट अटैक के लक्षणों की। तो सामान्यतः जो हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख लक्षण होता है वो होता है सीने में दर्द का होना या चेस्ट पेन का होना। तो अगर किसी व्यक्ति के अचानक सीने में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, ख़ास तौर से ऐसे व्यक्तियों को जिनमें कि जो मैंने भी रिस्क फैक्टर्स बताए, उन वो रिस्क फैक्टर्स उसकी लाइफ स्टाइल या लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, 1 या 2 रिस्क फैक्टर से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, और ऐसे व्यक्ति को अचानक सीने में बहुत तेज़ दर्द उठता है जो कि सीने के बीचों बीच में होता है, इनटॉलरेबल होता है, और दर्द के साथ बहुत तेज़ पसीना आता है,
दर्द की तीव्रता बढ़ती चली जाती है और ये दर्द रेडिएट होकर बाएं हाथ की तरफ आता है या बाएं हाथ की छोटी उंगली की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ ये जबड़े में जा सकता है, दांत की तरफ जा सकता है। तो अगर इस तरीके का दर्द हो रहा है, बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, पसीने की शिकायत के साथ आ रहा है, मरीज को घबराहट महसूस हो रही है, दर्द की तीव्रता लगातार बढ़ रही है, साथ में सांस भी मरीज की फूल रही है, तो अगर ये लक्षण अचानक आते हैं तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे में मरीज को चाहिए कि तुरंत जो अपने जो नियरेस्ट या पास का अस्पताल है या पास में कोई भी चिकित्सक हो, चाहे वो हृदय रोग विशेषज्ञ हो या फिजिशियन हो, उसके पास तुरंत जाए, परामर्श करे और उचित अपनी जांचें कराए। अच्छा, एक साइलेंट अटैक भी होता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है। अगर व्यक्ति की अवस्था 60 या 65 वर्ष से ज़्यादा की है, डायबिटीज़ का मरीज है, किडनी डिजीज़ का मरीज है या कोई क्रॉनिक बीमारी की वजह से मरीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, तो इन मरीजों का जो नर्वस सिस्टम होता है या ख़ासतौर से हम बात करें जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से दर्द इन मरीजों को नहीं होता है। तो दर्द ना होने की वजह से इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। और ऐसे मरीजों में जो मुख्य लक्षण होता है वो घबराहट का होना, काफ़ी तेज़ पसीना आना और सांस का फूलना होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या काफ़ी ओल्ड एज का है और ऐसे मरीज को अचानक सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, अगर सीने में दर्द ना भी हो रहा है तो भी वो हार्ट अटैक की कैटेगरी में आता है। और ऐसे मरीजों को भी चाहिए कि वो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें। अच्छा, ज़्यादातर हमारे समाज में अगर किसी को सीने के बीचों बीच में दर्द होता है, घबराहट होती है, तो वो इसको गैस की समस्या से कोरिलेट कर लेते हैं, एसिडिटी की समस्या से कोरिलेट करते हैं, लिंक्ड करते हैं उससे कि ये तो गैस की दिक्कत की वजह से है कि उन्होंने कुछ उल्टा खा लिया था पिछली रात में या पिछले जो मील टाइम में कुछ तला भुना खा लिया था, इस वजह से ये गैस की शिकायत है और ये हार्ट अटैक की शिकायत नहीं है। और वो गैस की दवाएं लेके या डाइजीन आदि का सिरप पीकर ये कोशिश करते हैं कि उनका ये जो लक्षण है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लक्षण में आराम नहीं मिलता है और देरी हो जाती है, इस वजह से उनको सही चिकित्सीय उपचार मिलने में और फिर बाद में हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो मेरा ये आम जनमानस से अनुरोध है कि अगर इस तरीके का लक्षण आपको उठ रहा है तो उसके गैस से बहुत ज़्यादा उसको कोरिलेट ना करके एक बार अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। तो गैस या एसिडिटी से कोरिलेट करेंगे तो उससे आपका समय ज़ाया होगा और आप सही समय पे अपने चिकित्सक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक में सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंचना और सही समय पर उपचार मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के 50% से ज़्यादा मरीज तो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो 50% अस्पताल पहुंचते हैं वो ऐसे अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं जहां की तुरंत एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो या कोई कुशल चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं तो जो नियरेस्ट कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिर कोई ऐसा अस्पताल हो जहां पर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर संपर्क करें और उचित जांचें कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको हार्ट अटैक नहीं निकलता है जांचों में तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर हार्ट अटैक हुआ और आप सही समय पर चिकित्सक के पास नहीं पहुंच पाए तो वो ज़्यादा हानिकारक है उसकी तुलना में कि आप अपने चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं और आपको कुछ नहीं निकलता है। तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे लक्षण है तो अपने चिकित्सक से आप जरूर मिलें। अच्छा, अब बात आती है कि फौरी तौर पर हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक दो तरीके का हो सकता है। एक काफ़ी मैसिव हार्ट अटैक है जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मरीज बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में हो गया है, तो इसमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर जो भी नियरेस्ट व्यक्ति है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। मरीज को बिल्कुल हार्ड सरफेस या फर्श पे लिटा के उसके सीने के साइड में जो है सीना जो है सीने के बीचों बीच में नीचे की तरफ दबाना है। कम से कम 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से जो है सीने को दबाना है और सीना कम से कम 2 इंच जो है वो इतना दबाना है कि 2 इंच तक नीचे जाए और फिर वो रिकॉइल करे। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई बाधित हो रही थी हार्ट के रुकने की वजह से वो बाधित नहीं होगी और मरीज का ब्रेन डेड नहीं होगा। तब तक चिकित्सीय
सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप चिकित्सक को पहले ही अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए इन्फॉर्म कर चुके होंगे। तो जब तक एम्बुलेंस या चिकित्सीय सहायता आपके पास नहीं पहुंचती है, तब तक आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर करना है, क्योंकि प्रॉपर या सही समय पर सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने से ये देखा गया है कि 4 से 5 गुना तक मरीज के बचने की संभावना रहती है। अच्छा, दूसरा हार्ट अटैक है कि जिसमें हार्ट अटैक इतनी तीव्रता का नहीं है कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो, लेकिन बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और आप उसके लक्षणों से ये समझ गए हैं, आप स्वयं समझ गए हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि हार्ट अटैक का दर्द है। तो नियरेस्ट केमिस्ट से या आपके पास पहले से ही अगर घर में उपलब्ध है, तो जो डिस्प्रिन की गोली आती है, एस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की, उसको चबाकर तुरंत खा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल की एक टैबलेट होती है, उसको आप ले सकते हैं। 80 मिलीग्राम एटोरवास्टाटिन की एक गोली आती है स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली, उसको ले सकते हैं। तो एस्प्रिन 325 मिलीग्राम चबा के खाना है, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम आपको पानी के साथ निकलना है और एटोरवास्टाटिन 80 मिलीग्राम आपको पानी के साथ निकलना है। इसके अलावा सॉर्बिट्रेट की एक गोली होती है 5 मिलीग्राम की, उसको आपको जीभ के नीचे रखकर चूसना है, जिससे कि दर्द में कमी आएगी। तो अगर ये दवाइयाँ आप प्रारंभिक तौर पर फौरी तौर पर ले लेते हैं, तो ये देखा गया है कि 20 से 21% तक ये जो है मृत्यु की संभावना को कम कर देती हैं और आपको एटलीस्ट इतना समय मिल जाता है कि आप अपने नियरेस्ट चिकित्सक या अस्पताल तक पहुंच सकें। अब हमें ऐसे क्या कार्य करने चाहिए कि हम हार्ट अटैक से बच पाएँ, या प्रिवेंशन या बचाव के क्या तरीके हैं? तो बचाव के तरीके में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हमें बेसिकली कंट्रोल करना है। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहली है कि हमें किसी भी तरीके का धूम्रपान नहीं करना है, निकोटीन इनटेक नहीं करना है। अगर हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू ले रहे हैं तो उसको हमें तुरंत स्टॉप कर देना है। अपने ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल रखना है, अपने शुगर को लेवल को हमें कंट्रोल रखना है। मोटापा हमें नहीं आने देना है, मोटापा अगर आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उचित जो है वो कदम उठाने हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ अडॉप्ट नहीं करना है, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश करिए। ऐसे कार्य आप करिए जिससे कि आप प्रसन्न रह सकें और स्ट्रेस आपकी लाइफ में कम से कम आए। एक हेल्दी डाइटरी पैटर्न आप जो है स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में। जो डाइट हो आपकी वो अच्छी हो, सात्विक हो, जिसमें कि मीठे का और नमक का सेवन जो है वो सिर्फ उतना ही हो जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसे ही घी, तेल, चिकनाई का सेवन सिर्फ उतना ही हो जितना कि आपके शरीर के लिए आवश्यक है। एक प्रॉपर अच्छी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना है। तो अगर ये रिस्क फैक्टर्स हम दूर कर सकते हैं, साथ में अपने को फिजिकली एक्टिव रखना है, जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, व्यायाम बताया है, मेडिटेशन बताया है, योगा बताया है, उसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। तो अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं तो हम हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनको ये रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने की आवश्यकता और भी ज़्यादा होती है एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में। अब बात ये आती है कि हार्ट अटैक अगर किसी के लिए आया है और जो प्राथमिक उपचार मैंने बताया है वो उपचार उसने कर लिया है, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से मरीज ये इस चीज़ से डरते हैं कि अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो वो एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी करके तुरंत स्टंट डाल देंगे, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो मेडिकल लिटरेचर है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए सीवियर या काफ़ी तेज़ उसका तीव्रता का जो है हार्ट अटैक आया है, तो उसको चाहिए कि तुरंत जो है नियरेस्ट ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो और 10 मिनट के भीतर उस पेशेंट का ईसीजी हो जाए। और अगर ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हार्ट अटैक है, जो कि ये माना जाता है कि सबसे गंभीर हार्ट अटैक होता है, काफ़ी तीव्र हार्ट अटैक होता है, तो ऐसे मरीजों के लिए कहा जाता है कि उनकी एंजियोग्राफी तुरंत होनी चाहिए। और अगर नस 100% से ज़्यादा ब्लॉक है तो तुरंत उसको जो है एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग के माध्यम से जो है ठीक करना चाहिए। तो ऐसे मरीजों में कहा गया है कि 30 मिनट के भीतर जो है डोर टू निडल टाइम, कि 30 मिनट के भीतर अगर उनकी एंजियोग्राफी होकर एंजियोप्लास्टी हो जाए, नस खुल जाए तो बहुत अच्छा है। 30 मिनट का गाइडलाइन फॉलो ना हो पाए तो 60 मिनट, 60 मिनट का फॉलो ना हो पाए तो 90 मिनट,
90 मिनट का फॉलो ना हो पाए तो एटलीस्ट 3 घंटे के भीतर उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होके ब्लड की सप्लाई चालू हो जानी चाहिए नस की। और इन शुरुआती 3 घंटे को हम गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। और अगर किसी वजह से कोई ऐसा अस्पताल पास में नहीं है जिसमें कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, तो आप किसी भी कुशल फिजिशियन या हृदय रोग विशेषज्ञ के पास अस्पताल में जा सकते हैं। तो आपको टाइमली थ्रोम्बोलाइज भी किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो थक्का जमा है उसको गला देते हैं और ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है। तो थ्रोम्बोलिसिस अगर शुरू के 3 घंटों में हो जाए तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं। और थ्रोम्बोलिसिस होने के बाद जो है मरीज को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वाले अस्पताल में अगले 24 घंटे के भीतर जो है शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ उसकी एंजियोग्राफी होकर ये पता चल जाए कि अंदर की एनाटॉमी या नसों की स्थिति क्या है, और उसके आधार पर हृदय रोग विशेषज्ञ निर्णय लेगा कि अब आगे एंजियोप्लास्टी करनी है या मरीज को दवाइयों पे रखना है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, 70% से कम निकलता है, तो मरीज को दवाओं पे रखा जा सकता है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के लिए सलाह दी जा सकती है। और अगर ब्लॉकेज जो है नसों की जहाँ शुरुआत होती है वहीं पर ब्लॉकेज है, या फिर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है, तो उसको स्टंटिंग या एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। और कभी कभार ब्लॉकेज इतना ज़्यादा होता है, कई नसों में होता है, लंबे लंबे ब्लॉकेजेज होते हैं, और मरीज को अगर साथ में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो ऐसे मरीज को बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बताया जाता है। और कुछ मरीजों की स्थिति ऐसी भी होती है कि इतनी ज़्यादा नसों की स्थिति खराब होती है कि ना उसमें एंजियोप्लास्टी करना संभव है, ना बाईपास करना संभव है। तो ऐसे मरीजों को दवाओं और खान-पान और ये सब लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के लिए जो है परामर्शित किया जाता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो वो आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हार्ट रोग की तीव्रता क्या है और नसों की स्थिति क्या है। लेकिन ये कहा जाता है कि एक हार्ट अटैक के मरीज को जितनी जल्दी हो सके तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसको अपने घर पर रहकर समय जाया नहीं करना चाहिए कि ये गैस का दर्द हो सकता है, किसी और चीज़ का दर्द हो सकता है, उसको कोरिलेट करते रहें आप पता लगी घर पे, और जिससे कि आपका जो समय है शुरुआती 3 घंटे वाला वो ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और मरीज़ की स्थिति अचानक जो है काफ़ी ख़राब होती रहती है। तो ये सब मेरे विचार साझा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हार्ट अटैक को समझें और इसे एक साधारण बीमारी मानकर कृपया ना चलें। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। मैंने बताया कि अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें कि 50% लोग अस्पताल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप गंभीरता समझ सकते हैं।